नमस्कार, मैं उमेश पंडित और आप देख रहे हैं द उमेश पंडित शो। और आज हमारे साथ हैं मुक्ति संघर्ष न्यूज़पेपर के एडिटर श्री महेश राठी जी। आइए हम आपको मिलवाते हैं महेश राठी जी से। नमस्कार सर। सर, जैसे कि मेरे हाथ में ये किताब है, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी की बदलती दुनिया। ये किताब सर आपने लिखी है, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ। तो ये किताब है, इस किताब का जो है हम एक फोल्डर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दूसरा सर, मैं ये बोलूंगा कि ये पूछूंगा आपसे कि सर ये जो आपने किताब लिखी है, इस किताब को लिखने की सर क्या जरूरत पड़ी? सूचना तो लोगों को वैसे भी बहुत मिल रही है, फोन के द्वारा, न्यूज के द्वारा, अखबार के द्वारा। तो ऐसी क्या जरूरत थी सर जो आपको ये किताब लिखनी पड़ी सर? देखिए उमेश जी, सूचना मिल रही है लोगों को और जानते भी हैं लोग, मगर इस किताब को लिखने का मतलब ये है कि सूचनाएं किस तरह से दुनिया को बदलती हैं। जी और इतिहास में मतलब जब आदमी ने बोलना नहीं सीखा था जी तब से भी लेके आज तक सूचना एग्जिस्ट करती है। जी और सूचना जिस गति से चलती है, विकास उसी गति से होता है। जी तो हमारा जो मकसद था ये बताना लोगों को कि सूचना केवल ये नहीं कि आप फोन पर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप कोई कंप्यूटर से देख रहे हैं या अखबार से मिल रही है। सूचना की गति और दुनिया के विकास की गति का आपस में क्या समन्वय है, क्या तालमेल है, क्या संबंध है, उसको बताना, उसको समझाना और ये बताना कि सूचना जिस तरह से विकसित होगी मिलना और उसको नई नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर आएगी, टेक्नोलॉजी के मार्फत मिलेगी, तो कैसे दुनिया का विकास होगा, कैसे वो पूरी दुनिया को बदलेगी और किस तरह का भविष्य होगा। तो एक तरह से ये पूरा बतलाना है कि शुरू से लेके प्री हिस्टोरिक एज, यानी कि इतिहास में जब हमारा इतिहास शुरू भी नहीं हुआ, तो प्री हिस्टोरिक एज से लेके जब पहली बार वानर से मानव बना आदमी और वो झुंड में दो चार के ग्रुप में रहना शुरू किया, तब से सूचना किस तरह से एग्जिस्ट करती है और आज तक यहाँ कैसे पहुंची है, यही बताने का मकसद। और भविष्य में क्या बदलने वाला है वो बताने का मकसद इस किताब। भविष्य में सर क्या बदलने वाला है? जैसे हम शिक्षा को लेकर बात करें तो नहीं, बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, खाली शिक्षा की बात नहीं है। शिक्षा का तो अभी आप देखें तो टीचिंग और लर्निंग, सीखने और सिखाने के जो मेथड है वो पूरी तरह बदल चुके हैं। आज यदि देखें तो सबसे बड़ा टीचर कोई है तो यूट्यूब है आज के जमाने में सब जो है। जी मैंने एक छोटे बच्चे को देखा, बच्ची को 2 सवा 2 साल की, वहां से मुझको समझ में आया ये बात। जी मैंने पूछा बच्ची की माँ से, मेरी बहन जैसी है वो, कि भाई कैसे नहीं तो तूने ये सिखाया इसको कलर्स का नेम, डिजाइन, ये जो 2 सवा 2 साल की बच्ची ये जो बारबी डोल की ड्रेस मांग रही है, कलर बतला रही है, तमाम तरह की चीजें तूने सिखाया इसको? कब में सिखा दिया, अभी तो छोटी है। जी कहने लगी भैया मैंने कुछ नहीं सिखाया इसको, अपने आप सीख गई है, रात दिन लिए बैठी रहती है यूट्यूब को और फोन लिए रहती है और यूट्यूब देखती रहती है, उसमें से सीख लिया इसने। तो बच्ची ने बगैर टीचर के पढ़ाए ये पढ़ लिया कि कलर्स नेम क्या है जी और डिजाइन क्या है कपड़े का, वो समझ लिया। जी तो मेरे को तब समझ में आया कि अभी तो सब कुछ बदल जाने वाला है, पूरी एजुकेशन बदल जाने वाली है। जी आप जो आज देख रहे हैं ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब चले जाएंगे, खत्म सब जो है। जी क्योंकि आप देखें कोरोना के टाइम से जो वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन, राइट सर। तो ये जो पूंजी के मालिक हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, उन्हें समझ में आ गया कि मुझे बड़ा दफ्तर लेकर रखने की क्या जरूरत है, इनको घर से लाने ले जाने के लिए गाड़ी देने की क्या जरूरत है, मेरा तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच रहा है। उनसे कहूंगा तुम घर पे बैठ के काम करो। कोविड से समझ गए वो? कोविड से ये बात उनको आनी तो थी समझ में, जी मगर कोविड ने ये अचानक से बदल दिया सब। अचानक से बदल हाँ, मैंने कोविड से पहले कहना शुरू किया था ये चीजें बदल जाएंगी सब, मगर कोविड आने के बाद उसने स्पीड कर दिया इसमें और चमत्कार की तरह से कर दिया एकदम से सब। तो उन्हें एकदम समझ में आ गया कि ये क्या है और हमें तो जरूरत ही नहीं है दफ्तर रखने की। जी दफ्तर रखेंगे, स्टाफ रखेंगे, एयर कंडीशनर रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, अपने घर से बैठ के काम करें। इन्फोसिस जैसी कंपनी ने ये कह दिया कि विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनी ने कि आप घर से बैठ के काम करो, मगर 80 किलोमीटर के दायरे में रहो। जी इमरजेंसी जरूरत पड़े तो फौरन आ जाओ इस ऑफिस में, कोई काम आने पे सब जो। जी तो वो, और हमने देखा कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने जिसके पास में किसी बिल्डिंग में 4 फ्लोर थे, उन्होंने घटा के 1 फ्लोर कर लिया, 3 फ्लोर छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनका किराया, वो माने सीधा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का उनका खर्च खत्म हो गया। आने वाले समय में यही जो है ऑनलाइन एजुकेशन
स्कूल और यूनिवर्सिटी को इसी तरह से खत्म कर देंगी सब जो है, और ये मालिकों को समझ में आएगा। तो जो टीचर्स का जो भविष्य है वो तो खत्म है फिर। और टीचर्स का भविष्य इस तरह से नहीं है जैसे अभी है, ऑनलाइन एजुकेशन है जो टीचर्स दे रहे हैं जी। टीचर का खाली अकेले नहीं है, आने वाले समय में कोई भी रेगुलर जॉब मिलना मुश्किल होगा लोगों को जी। हाँ, महीना भर काम करें और तनख्वाह लें, वो काम नहीं होने वाला सब। ये उसी तरह से होगा जैसे गिग वर्कर्स हैं, जैसे ये उबर ओला वाले ड्राइवर हैं, या फिर ये जो डिलीवरी पार्टनर्स जिसको कह रहे हैं, जितनी डिलीवरी दी उतने पैसे हैं उनके सब जो है। तो उस तरीके से होगा, टीचर्स भी वही होंगे, जितनी क्लास लेंगे उतने पैसे हैं सब, क्लास वाइज। अभी भी हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में, यही है। तो तनख्वाह थोड़ी दे रही है, बड़े बड़े जो एप्स जो है, स्टार्टअप्स जो है, उनको कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं टीचर्स को। वो कहते हैं जितनी क्लास लेंगे पर क्लास के हिसाब से पैसे हैं उनको, घंटे के हिसाब से। तो यही सब आगे आने वाले समय में होने वाला है सब। और बल्कि उससे आगे चल के तो टीचर की उस तरह से भी जरूरत खत्म हो जाएगी। टीचर की उस तरह से भी जरूरत खत्म हो जाएगी कि आपको स्कूल में जाके आपको मिलता क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो मिल रही है। इतिहास की सूचना, आज वर्तमान की सूचना, भविष्य में क्या हो सकता है, किस तरह से आपको इस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का ज्ञान, आपको उसकी सूचना मिल रही है। आप जो विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के आविष्कार अब तक जो है उसकी सूचना मिल रही है। उसके आधार पे आप अगले इनोवेशन करेंगे, अगले जो प्रयोग करेंगे, अगले जो तमाम तरह के इन्वेंशंस करेंगे, आविष्कार करेंगे। तो वही है, ये आपको मशीन से मिलेगी, तो आपको स्कूल में टीचर की जरूरत ही नहीं होगी सब जो है। राइट सर। तो यही है, आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि, हो सकता नहीं, होगा कि आपके शरीर में मतलब चिप हो, कोई चिप लगा दे। हाँ, चिप मतलब आसान है, उसमें कुछ नहीं है सब जो है। अभी यदि जो आप समझे, मैंने इसमें मेंशन किया किताब में, आप जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझे, अभी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उससे अगली एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसको वेब 3.0 कहते हैं। वेब 3.0 एक है जो डिसेंट्रलाइज करेगी, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। इसके ये जो सारे जितने एप्स हैं, टूल्स हैं, ये हैं सब, वो कम्युनिटी ड्रिवन होगी, कम्युनिटी चलाएगी उसको। आप जो है, अभी तक क्या था, मैं एक छोटी सी चीज में समझाऊंगा आपको। हमने पहली वेबसाइट देखी, पहली वेबसाइट में क्या था कि वो हमको वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन देते थे, कोई डाटा देते थे, कोई किताब देते थे। हम उसके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकते थे, लाइक भी नहीं कर सकते थे। ये शुरुआती दौर था, वेब 1.0। फिर दूसरा आया वेब 2.0, जिसमें इंटरेक्शन हुआ, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसके आधार पे बना फेसबुक, जी, व्हाट्सएप, सब उसी के आधार पे वेब 2.0 के ऊपर खड़े। आप इंटरेक्शन सिखाता है जो, मतलब सूचना देने वाला और यूजर, सूचना लेने वाला, दोनों के बीच में एक अंतर संबंध है, इंटरेक्शन है। तीसरा क्या होगा, मगर इसमें मालिक वही है, सूचना देने वाला जो है। राइट सर। यानी कि ये मार्क जुकरबर्ग जो है वो मालिक है, और बाकी हम यूजर हैं उसके, सब उसके ग्राहक हैं सब। तीसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगला वेब 3.0 जो है, उसमें आप सूचना का इस्तेमाल करने वाले यूजर भी हैं, आप सूचना प्रोवाइड करने वाले भी हैं, आपके दोनों रोल हैं उसके अंदर। अच्छा। हाँ, तो आप कम्युनिटी उसको वोट करके, कम्युनिटी ड्रिवन होगा, कम्युनिटी उसकी मालिक होगी जो है उस टेक्नोलॉजी की। उसके बाद आता है वेब 4.0। वेब 3.0 पे तो काम चल रहा है दुनिया में, वो तो कहीं ढेर सारी वेबसाइट्स और ये तमाम तरह की चीजें चल रही हैं अभी सब उस पे। तो एक नया सोशल मीडिया खड़ा हो गया वेब 3.0 का, जो इससे अलग है। आप उसमें किसको समझ सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है, उसी तरह का आपने सुना होगा सिग्नल है एक जो है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर है वेब 3.0 सब जो है। तो कम्युनिटी ड्रिवन है, उसकी हैकिंग नहीं हो सकती, उसको कोई उस तरह से नहीं कर सकता, टेप वेप नहीं कर सकता, फास्ट टेक्नोलॉजी है। हाँ, वो है। और वेब 4.0 जो आएगा वो होगा सिम्बोसिस, यानी कि सहजीवी। आप और हम और ये मशीन, हम सहजीवी होंगे, एक साथ जिएंगे, हमारा हिस्सा होगा जीवन का सब जो है वो जी। तब उस स्थिति में आपको कहीं से बाहर से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके साथ में इंफॉर्मेशन हमेशा, और आप उसमें 24 आवर्स जो कनेक्टेड होंगे। आपको कोई ये नहीं डाटा ले खरीदना है, आपको ये करना है, अच्छा, ऑटोमेटिक है। आपका डिवाइस, आपका फोन, आपका लैपटॉप
24 घंटे कनेक्टेड है वो, उसमें कोई अलग से चिप नहीं लगाना है कि उसमें सिम लगा के आपको कनेक्ट करना है, सब जो वो कनेक्टेड है वो सब जो हमेशा। पहले सर मैंने अमेरिका में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वहाँ की, उनके बारे में मैंने एक बार पढ़ा था कि आज से मतलब 10 साल पहले मैंने पढ़ा था कि उनके पीछे, कान के पीछे एक ऐसी चिप लगा दी जाती है, जब वो कोई भी खुफिया या स्पाई काम करते हैं तो एक जो पुलिस वाला या जो भी वो रहता है स्पाई, दूसरे स्पाई से बिना बोले बात कर लेता है, तो वो उस चिप के माध्यम से होता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं सर, ब्लॉक चिप जो आपने बोला है, वो चिप क्या अमेरिका से ही डेवलप हुई है, वहीं से आई है? और इसके साथ एक सवाल और भी है सर, कि अगर इस तरीके की चिप पढ़ाई के मामले में या दूसरी चीजों के मामले में, या किसी में मान लूं कि स्पोर्ट्स लेवल के हिसाब से भी अगर हम देखें, किसी के दिमाग में अगर वो उसको फिट कर दिया जाए, उस चिप को स्टूडेंट के दिमाग में फिट कर दिया जाए या किसी टीचर के दिमाग में फिट कर दिया जाए, तो सबका लेवल तो एक जैसा हो जाएगा, फिर कोई छोटा या बड़ा तो रहेगा नहीं। तो फिर वहां पर जो आपस में संघर्ष रहेगा, हम किसको छोटा समझेंगे, किसको बड़ा, कौन अच्छा है कौन खराब है, तो वो फिर कैसे होगा सर? वो बहुत बड़ा मतलब एक अपने आप में एक सवाल भी पैदा करता है सर, तो वो आप बताइए। देखिए, छोटा बड़ा तो आर्टिफिशियल है सब जी, ये नेचुरल नहीं है जी। नेचुरल तो बराबरी है सब जो है। अच्छा जी। मैं आपको एक उदाहरण देके कहता हूँ, मैं गांव में हूँ, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ जी, शहर का एक 10वीं क्लास का बच्चा है, उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। राइट सर। सिर्फ इसलिए कि उसकी इंफॉर्मेशन में उपलब्ध जो है जी, और यहाँ के जो शहर की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, वो शहर की इंफॉर्मेशन ज्यादा है शहरी बच्चे के पास, गांव के बच्चे के पास में कम है जी, मगर वो बच्चा जब वहां से हटके और फिर शहर में आ जाता है जी, और उसके बराबर होता है, धीरे धीरे वो बराबर आ जाते हैं दोनों। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन के चलने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यही कर रहा है आज। ये टाइम और स्पेस यानी कि स्थान और दूरी, स्थान समय के बीच में एक कंप्रेशन, एक सिकुड़न पैदा कर रहा है सब। एक समय में अमेरिका हमसे सैकड़ों साल, मतलब 50 साल 100 साल आगे था टेक्नोलॉजी और विज्ञान के मामले में। आज जो इन्वेंशन वहां पे हो रहा है, हमें पता है घंटे भर बाद, 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, सेकंडों में कई बार जो पता होता है घटनाओं का सब। कई बार वहां की हुई घटना, दुर्घटना हमारे पास आते आते महीनों लगता था, अभी वो नहीं है, अभी तो सेकंडों का खेल है। यदि वहां पे कुछ हो गया बड़ी दुर्घटना, जैसे शेयर मार्केट, पता है शेयर मार्केट का उठान गिरान सबको पता है। तो ये सब बदल दिया है शेयर मार्केट को। इस तरह का पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट यदि अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है, इसी ने किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो इसका ये सबसे बड़ा काम है कि वो टाइम और स्पेस, स्थान और समय के बीच में जो फर्क होता है उसको खत्म कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने पहले कहा कि सूचना जिस गति से चलेगी, सूचना का एक्सचेंज जिस गति से होगा, विकास उसी तरीके से होगा। मैं जो किसी जमाने में मैं कहूं कि यहाँ पे चावल पैदा हो रहा था जी, मिस्र में मान लीजिए चावल पैदा नहीं होता था, मेसोपोटामिया में, तो उनका कारोबार का तरीका क्या था? खच्चर पे, गधे पे या ऊंट पे, जिसमें भी वो जाते थे, महीनों लगते थे जाने में। तो ये खबर आने जाने में सालों लग गए। तो वो चावल पैदा करने के मामले में हमसे सालों पीछे हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ पे हमने और विकसित कर लिया, चावल की नई ब्रीड बना ली, उसको जाने में फिर सालों लग गए। अब जो है ये जो इन्वेंशन यहाँ हो रहा है वो सेकंडों में उनको मालूम चल जाएगा सब। तो ये समय और स्थान की दूरी खत्म करता है और ये बराबर करता है लोगों को। और हम अलग अलग, कम ज्ञानी, ज्यादा इंफॉर्मेशन, कम इंफॉर्मेशन, इसी आधार पर है सब। यदि जो है तो ये बराबरी करेगा। गैर बराबरी की बातें जो है आर्टिफिशियल है, गलत है, बनाई हुई है, झूठ है, और लोग अपने फायदे के लिए उसको आगे बढ़ाते हैं सब। गैर बराबरी, हाँ, गैर बराबरी की बातें। तो दुनिया में हर आदमी बराबर है, कोई ये नहीं है कि छोटे बड़े कुछ। ये इस वजह से है कि वो समृद्ध, अगर हमको कोई बराबर कर रहा है तो वो सूचना ही बराबर करेगी, सूचना बराबर करेगी, सूचना बदल देगी सब कुछ, सूचना बदल देगी सब कुछ। देखिए, एक मैं छोटी सी बात कहूं कि एक बढ़ई क्यों है? लकड़ी का काम कर रहा है। लोहार क्यों है? लोहे का काम कर रहा है। मोची क्यों है? कि जूते का काम कर रहा है, चमड़े का काम कर रहा है। आपके पास में वो मशीन है कि आपकी लकड़ी का काम भी करेगी, लोहे का काम भी करेगी, और चमड़े का जूता आपका बना के देगी आपके घर में। तो आपकी क्या जाति बचेगी? जाति चली गई।
तो समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 साल में चली जाएगी, चला गया ये फर्क जो है 100 साल 50 साल। हाँ 50 साल 40 साल 30 साल जो भी लगेंगे, मगर 30 लगेगा साल सब मतलब जो- 30 साल। हाँ, हाँ तो लगभग। विकास बराबर करेगा सब कुछ। सर जैसे कि आपने बताया और आपकी किताब का ये शीर्षक भी है कि सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी से बदलती दुनिया। तो आजकल मैं देख रहा हूँ सर, मैं अपनी ही बात करता हूँ कि मेरे को एक बैंक से फोन आया और बैंक से एक लड़की बोली कि हमारा ये लोन है और ये कंपनी के ये डिस्काउंट्स हैं और ये पॉलिसी है। तो सर मैं ये बात समझ ही नहीं पाया कि वो रियल में लड़की थी या वो कंप्यूटर था। वो मैं बात जब समझा जब मैंने उससे जो सवाल था वो बैंक की बातों से अलग हटकर किया। तब उस लड़की ने जवाब मुझे कुछ और दिया कि जैसे माफ करना मैं इस बारे में नहीं बता सकती। तो सर ये जो एआई है और ये जो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी अब आ रही है, तो ये टेक्नोलॉजी आने वाले भविष्य में किस तरीके से हमारे देश में नौकरियों को खत्म करेगी। और बहुत सारे ऐप आधारित जो चल रहा है अभी, जो जॉब्स चल रही हैं, जैसे डिलीवरी बॉय हैं, या कंपनियों का नाम नहीं लूंगा सर मैं अपने इस प्रोग्राम में। तो सर वो लोगों का क्या भविष्य होने वाला है? तो ये सर आप बताइए कि कैसे होगा, कि उन लोगों का क्या भविष्य है और कैसे एआई जो है जॉब्स को खत्म कर देगा। हाँ देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि एआई जॉब्स को खत्म करेगा, और ये कोई पहली बार ये सवाल नहीं उठा है। जी इससे पहले जब कंप्यूटर आया दुनिया में तब भी यही सवाल था जी कि जॉब्स को खत्म कर देगा, और जॉब्स गए भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं गए। जी मगर हमको ये देखना है कि नए जॉब्स कितने क्रिएट किए हैं उसने सबसे। जी और रही एआई की बात और दूसरा सब जो तमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात, आज हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी यदि ये नहीं होता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या पॉडकास्ट होता? उमेश पंडित जी जो है पॉडकास्टर थोड़ी होते तब जो जी है सब, जी सर कुछ और कारोबार करते होते सब दुनिया का। तो जी सर। हमेशा यही होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए जॉब्स क्रिएशन होते हैं, पुराने जॉब्स जाते हैं सब जगह। मगर सुरक्षा को भी तो खतरा है सर। सुरक्षा को कोई इस तरह का खतरा होता नहीं है कभी। सुरक्षा को खतरा तो कंप्रोमाइज जो है सरकारें करती हैं, कंप्रोमाइज एजेंसीज करती हैं, कंप्रोमाइज दूसरी तरह के वो करते हैं। आप अपनी प्राइवेसी को बना के रख सकते हैं जी, ये आपका अधिकार है, और यदि नहीं रख रहे हैं, ब्रीच हो रही है यानी कि उसका उल्लंघन हो रहा है जी प्राइवेसी का, तो आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं, कोर्ट में लड़ सकते हैं, जन आंदोलन खड़ा करके लड़ सकते हैं, और ये दबाव बना सकते हैं इन कंपनीज के ऊपर कि प्राइवेसी ब्रीच ना करें मेरे से पूछे बगैर। मैंने अभी आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बोला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यही तो है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यही है कि आप जब चाहेंगे तो अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा, अपना जो आपके बारे में जो सूचना है वो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे सब जो है। ठीक है सर। आप इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको समझाऊं, लोगों के लिए भी समझना जरूरी है। हम पहले समय में घर में दीपावली पे लड़ी लगाते थे, एक बल्ब फ्यूज तो पूरी लड़ी खत्म सब जो है। राइट सर। अब नई लड़ियां आती हैं कि एक बल्ब फ्यूज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी लड़ी के ऊपर, सारी जलती है। तो यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पहले जो इंफॉर्मेशन ऐसे जुड़ी होती थी कि वो जब चाहेगा इंफॉर्मेशन देने वाला मेरी इंफॉर्मेशन लेके कहीं देगा। अब ये ब्लॉक्स होंगे इंफॉर्मेशन के, आपके ब्लॉक के आप मालिक हो, आप दोगे इंफॉर्मेशन तो जितनी उसको तो वो मिलेगी, उसको नहीं दोगे तो नहीं देंगे, तो आपकी प्राइवेसी सुरक्षित हो रही है सब जो। तो ये है अभी, और जैसे मैंने आपको बतलाया था कि कम्युनिटी ड्रिवन होगी, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, कोई मालिक नहीं होगा, मालिकों को खतरा है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं सब जो जैसे। तो ये सब तमाम तरह की चीजें हैं। रही एआई की बात जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, पहले तो ये समझना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी, जैसे हिंदी में कहते हैं, कोई चीज होती नहीं है सब जो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ये है कि दुनिया में जितनी सूचनाएं हैं वो डाटा सेंटर के अंदर है, और मांगने पे एक जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका टूल जो है, जो उसका प्लेटफॉर्म जो भी यूज कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, तो वो सेंटर से लेके आपको फौरन एक एल्गोरिदमिकली आपको सूचना प्रोवाइड करेगा तेजी से, आपका सवाल समझते हुए, उसकी सब कंटेंट को समझते हुए आपको सूचना देगा तेजी के साथ में। बस यही तो है, वो अपने से कोई सूचना नहीं बना रहा है, उसको जिस सूचना के लिए तैयार किया गया है, उसको बनाया गया है, वो सूचना दे रहा है। अब ये है कि पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके पास में होगी, कोई ऐसा नहीं है जो अवेलेबल है डाटा सेंटर में,
और अभी पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के डेटा सेंटर्स हैं तकरीबन। अब तो मतलब गिनती कुछ नहीं है, 6,500 7,000 8,000 तक का दावा कर रहे हैं। डाटा सेंटर मतलब जो सारी, जिनके पास सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएट है और वो फिर जो है हमको गूगल या दूसरे ऐप के माध्यम से देते हैं। 32 देशों के पास तकरीबन इस तरह के डेटा सेंटर है। हमारे पास भी है, भारत में भी है, जिसमें से 90% चाइना और यूएस के पास है। अच्छा, कंपटीशन दोनों। आप देखो ना, अमेरिका कुछ बोलेगा तो चाइना को निशाना बनाए रहता है रोज। इसलिए क्योंकि पहले तो उसका एक छत्र राज था। चाइना अब कंपटीशन में है टेक्नोलॉजी के, तो इसलिए उसको टेंशन है सबसे ज्यादा चाइना से सब जो है। तो इसलिए वो कुछ भी चाइना को लेकर निशाना बनाता है एकदम से। सब पॉलिटिक्स वही है सब। तो ये है तकरीबन 90% इन दोनों देशों के पास में है, और वहीं से हमको सूचनाएं मिलती हैं। और ये सूचना कोई मतलब आर्टिफिशियल नहीं है सब जो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कोई अभी चीज नहीं है। आपको सूचना प्रोवाइडर है, आपको सूचना देने वाला है सिर्फ जो है वो प्रोवाइडर। सर प्रोवाइडर की बात करते हैं। हाँ, तो प्रोवाइडर एक ऐप भी है सर। हाँ, नहीं, जिससे डिलीवरी भी हो रही है ना, चीजों का सामान का आदान प्रदान वो भी है। मगर अभी हम पहले एआई के बारे में ही समझ लें। अब भी जो आप कह रहे हो ना रोजगार को, इससे ज्यादा मामला आगे पेचीदा होने वाला है। अभी एआई से आगे जाके आएगा अगला स्टेज एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जो है आप एआई ड्रिवन कोई टूल बनाए, कोई डिवाइस होता है, मान लीजिए मेरे घर में पोछा लगाने वाला डिवाइस है, गोल आपने देखा हो सब। तो आप उसकी मैपिंग करेंगे। मैं आपको समझा देता हूं क्या है एआई और एजीआई में फर्क क्या है। तो आप अपने 4 कमरे हैं आपके घर में, आप अपने फोन से उसको कनेक्ट करके उसकी मैपिंग कर देंगे और वो उसका मैप होगा सारे कमरों का। आप उसको यहां से कंट्रोल देंगे कि फलाने वाले कमरे को साफ करके आ जाओगे, तो वो जाएगा फलाने वाले कमरे में, पहले साफ करेगा, फिर पोछा लगाएगा, वापस आ जाएगा। सर आपके सवाल में विरोध आ गया सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी। पहले समझ लीजिए। मान लीजिए उसमें बीच में ये पड़ा हुआ है, कोई चीज गिर गई और वो अटक गया, वो उससे आगे निकल नहीं सकता, वो फंस जाएगा। प्रॉब्लम आ गई उसके सामने, प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, वो खड़ा है, खत्म है वहां पे सब जो है। उसको चाहिए हमेशा एक आदमी। आप मेरी बात समझ लें पहले, तब उसके बाद में समझोगे सवाल। उसको चाहिए एक आदमी, क्योंकि जो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है वो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के बगैर काम नहीं करता। एक आदमी उसकी निगरानी करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसमें कोई समस्या आएगी उसको खत्म करेगा। एक आदमी उसको इस काम के लिए चाहिए। अब ये एजीआई क्या है, उससे एक कदम आगे है। उससे एक कदम आगे, वो जो समस्या आ गई उसको खुद हल कर लेगा, उसको ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि जो एक आदमी उसकी निगरानी करके काम कर रहा था वो भी गया। अब एजीआई आने पे उसका भी कारोबार गया, उसका भी रोजगार गया, वो भी खत्म। सब वही तो सवाल था सर। हाँ, मैं इसीलिए आप फायदा और नुकसान समझ गया। मैं समझ फायदा बोला था ना, मैं इसीलिए नुकसान पे आ गए, समझ गया आप। इसीलिए मैंने बताया कि जो रोजगार आप अभी खत्म करवा रहे हो, अगले वाली स्टेज में वो भी चला जाएगा। मैं उदाहरण देके आपको बता देता हूँ। मैं दिसंबर में चाइना में था जी। हम चांगसा शहर के अंदर एक फैक्ट्री को विजिट करने गए। उसकी 2 प्लांट यहाँ पर भी है, पुणे और गोवा में। हमने पूछा वहां जाके जो हमारे सवाल है कि कितने वर्कर्स हैं वहां पे। वर्कर्स माने जो सामान को इधर से उधर उठा के रख रहे हैं, अपने हाथ की मेहनत से, शरीर की मेहनत से जो है काम कर रहे हैं सब जो है। उनकी संख्या थी 5,000। अच्छा। हाँ, और उसके बहुत बड़ा प्लांट था, और उस पे इंजीनियर और टेक्नीशियंस जो मशीनों की देखभाल करते हैं, जो मैं कह रहा हूँ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन करते हैं आदमी जो है, उनकी संख्या थी 15,000। अच्छा। हाँ, तो और उनका टारगेट है दुनिया की सभी कंपनियों का। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो फिर भी ज्यादा है। स्वीडन, नॉर्वे, दूसरे के इस तरह के प्लांट हैं, उनके यहाँ संख्या कम है ये, और हमारा भी कोशिश है 5,000 को घटा के कम करने की सब जो। तो ये सीधा सा मामला है, यही सारा मामला है कि वो किस तरह से उसको घटाना चाहते हैं, और वो चला जाएगा। यानी कि संख्या बढ़ेगी, उनकी जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बैठ के मशीन की रखवाली कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। मगर जब एजीआई आएगा तो उनका भी कारोबार खत्म, तो वो चला जाएगा, वो भी सब जो है। तब नए तरह की चीजें होंगी सब। मगर सर जनसंख्या तो दुनिया की बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, हमारे देश की भी बढ़ रही है, तो ये सब चीजें आएंगी तो जॉब्स तो जाएंगी सर। मगर आप विकास का विरोध नहीं कर सकते ना। विकास का विरोध नहीं कर सकते, आपको सॉल्यूशन निकालना होगा।
मैंने पहले कहा तो सर हुआ, एआई नहीं, का भी मैंने- विरोध बहुत नहीं, हुआ, मगर ये फिर हमारी सरकारों ने उसको लागू कर दिया। देखिए बेवकूफाना है सब, बेवकूफाना विरोध है। विकास का कभी भी विरोध बेवकूफाना काम है। आप उसको समझे बगैर विरोध कर रहे हैं आंख मूंद के। आप दुनिया को वही रखना चाहते हैं जो पहले थी। सब बात सीधा सा है सब। आपको सॉल्यूशन निकालना है, हमारा काम। विरोध का मतलब सर ये था कि विरोध इसलिए हुआ कि विरोध नौकरियों को लेके हुआ। मैं नौकरियां गई भी हैं, ये भी आप जानते हैं सर। मैं आपको वही कह रहा हूँ, नौकरियां बनी भी हैं, मैं वो बनी भी हैं, जैसे ये डिलीवरी बॉय या दूसरी जो ऐप आधारित कंपनीज आई हैं वो बनी हैं। हाँ, मगर नौकरियां गई भी है सर, है ना। देखिए तो फायदे और नुकसान दोनों, हम आपसे ये समझे कि फायदे और नुकसान दोनों होंगे, मगर भविष्य में नुकसान ज्यादा होगा। नहीं, नुकसान ज्यादा नहीं होगा, फायदा ज्यादा होगा। फायदा ज्यादा होगा। हमेशा टेक्नोलॉजी का आना, टेक्नोलॉजी का आना जो है, टेक्नोलॉजी अपने आप से नहीं होती। टेक्नोलॉजी देखिए, आप इसको समझ लीजिए इस तरह से, विकास किस तरह से होता है सब जो है। विकास होता है मैटर और आइडिया के बीच का ड्यूल रिलेशन। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं, लोग ना समझें तो, कि मैं पत्थर के युग में हूं, स्टोन एज में, और मैं एक पत्थर पे बैठा हूं, मुझे आराम लग रहा पत्थर पे बैठने से, मगर दूसरा पत्थर जो है वो नुकीला, वो चुभता है मुझको, वो बैठने लायक नहीं है। तो मैं ये समझ गया हूं उस पत्थर को देख के, उस पत्थर ने मेरे दिमाग में विचार पैदा किया कि यदि ये भी प्लेन होगा तो मैं इसको बैठने लायक बना लूं। तब वो उस पत्थर को, नुकीले को काट के प्लेन करेगा। राइट। फिर उसे दिमाग में आएगा कि पहले वाला एक पत्थर था पेड़ के पास, कमर लगा के बैठता था, आराम मिलता था सब जो है। तो वो जो बैठने की स्थिति है, जो पदार्थ है, उसको विचार दे रहा है कि इसको आराम तलब बनाया जाए, अच्छे से बनाया जाएगा। तो वो उस पत्थर को जो उसके पास में अवेलेबल है, उसके भी पीछे कोई टेक लगा लेगा, धीरे धीरे कुर्सी बना लेगा। तो हमारे जो विचार ने उस पत्थर को बदला, पत्थर ने हमारे विचार को बदला। तो ये डुअल रिलेशन होता है आइडिया और मैटर का। और आज हम सोफे पे आ गए। हाँ, आप सोफे पे आ गए, कुर्सियां बना ली। तो इसी तरीके से विकास होता है। और विकास में कंट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होते हैं उसमें। समस्या, विरोधाभास को आप ऐसे समझ सकते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं जी। उन समस्याओं का हल करके फिर विकास आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है। आप समस्याओं को से डर के और ये कहने नहीं हम तो वहीं रहेंगे, हम तो पत्थर पे बैठे रहेंगे, और पेड़ के पास वाला पत्थर पे बैठेंगे हम तो आप कुर्सी नहीं बना पाते, आप सोफा नहीं बना पाते। तो इसलिए कोई भी विकास के अंदर जो कंट्राडिक्शन उभरेंगे, यानी कि विरोधाभास आएंगे, समस्याएं आएंगी, हमारा काम उनको हल करना और नए विकास की तरफ बढ़ना है। सब जो टेक्नोलॉजी, हम जो काम कर रहे थे हाथ से, अपने काम को आसान बनाने के लिए उसका वो टेक्नोलॉजी का विकास होता है। नई नई प्रौद्योगिकियां आती हैं। सबसे पहले स्टोन एज की, मैं कहता हूँ स्टोन एज की अपनी टेक्नोलॉजी थी, अपना जो टेक्निक थी, उन्होंने जो लकड़ी पे पत्थर बांध के हथौड़ा बनाया, वो टेक्नोलॉजी थी उस दौर की। हाँ, टेक्नोलॉजी थी। राइट सर। तो ये तो टेक्नोलॉजी उसी तरह से बढ़ती है समय के साथ साथ। सब जो हम अपने काम को, अपने श्रम को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं। सब जो ये मालिक लोग हैं कुछ समय के लिए, जो उस टेक्नोलॉजी के मालिक बने होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज की तारीख में दिखाई दे रही है, कुछ समय के लिए उसका दुरुपयोग करके अपनी तिजोरियां भरती हैं, बस इतना काम है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि ये क्या है सब, धीरे धीरे। तो सर जैसे कॉल सेंटर्स की तो नौकरियां गई, मगर नई जॉब्स क्रिएट भी हुई, जिसमें हम ऐप आधारित जो भी हम कंपनीज हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें गिग वर्कर्स की हम बात करते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं। तो सर डिलीवरी बॉय जो गिग वर्कर्स है, ये सर नाम कहाँ से आया? अगर ये भी सर एआई का ही एक ग्रुप है ना, गिग वर्कर्स भी। तो सर ये कहाँ से ये नाम, मतलब गिग वर्कर्स कैसे बना, और इसकी कितनी संख्या है आज हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर? हाँ, देखिए अभी गिग, पहले तो ये कहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक वो है जी, ये प्लेटफॉर्म्स आधारित नौकरियां, काम सब जो है जी, ऐप या प्लेटफॉर्म्स जो आप कहें जिसको जी, उसके आधार पे खड़ी हुई नौकरियां। और ये एक्चुअली में गिग वर्कर क्या है, एक तरह का एक वर्ड है कि एक बैंड परफॉर्म करता है, कोई खास उस तरह के मायने उसके नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये है कि एक बैंड जो है, म्यूजिक बैंड, वो परफॉर्म कर रहा है, एक बार उसने परफॉर्म किया, एक बार के पैसे लिए चला गया सब। अच्छा, फ्रीलांस। हाँ, फ्रीलांसिंग एक तरह की सब जो वो उसके परफॉर्मेंस के आधार पे है उसका। तो गिग जो है वहां से आया है, इसको गिगिंग कहते हैं, गिग कह रहे हैं, तो वहां से जो गिग वर्ड आया सब।
और लोगों ने तमाम तरह के बना दिए सब जो है, जैसे लोग इसको कुछ और कहने लगे, गिग, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, मतलब कुछ सबने भी अपने वो आप ढेरों बना दिए उन्होंने सब, मगर है ये उसी से जुड़ा हुआ, जो बेसिकली इसका ये है कि एक बार परफॉर्म करके जो अपना मेहनताना ले रहा है चला जा रहा है सब, तो वही गिग इकोनॉमी है सब। ये गिग वर्कर नहीं है, खाली गिग इकोनॉमी है पूरी। ये आपकी किताब में भी मेंशन है सर, मैंने पढ़ा है किताब में। हाँ, तो ये है कि गिग इकोनॉमी है पूरी। अब समस्या ये है गिग इकोनॉमी की जो है, इसकी समस्याएं बहुत सारी हैं, क्योंकि शुरू हुई है अभी। राइट सर। और दुनिया में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, कारखाने बने, तब भी समस्याएं पैदा हुई कि मजदूर है कारखाने में 12 घंटे काम करता था, 14 घंटे काम करता था, मालिक तो करवा देते 18, 16 घंटे काम। राइट सर। हाँ, जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 18 घंटे काम करता हूँ, तब तो हर कोई प्रधानमंत्री था, 18 घंटे काम करता था मजदूर जो है। तो फिर आंदोलन खड़े हुए, लड़ाइयां शुरू हुई, और जो मजदूरों की यूनियन बनी, मजदूरों के संगठन बने, उन्होंने तय किया 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, और 8 घंटे अपने दूसरे तरह के एंटरटेनमेंट, खाना पीना, ये वो सब जो, इस तरह से 3 हिस्सों में बांटा उसको, 8 घंटे का वो। अभी गिग इकोनॉमी इमर्ज कर रही है, उभर रही है, पैदा हो रही है जी। जरूरत इस बात की है कि लोग इस तरह के ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक आंदोलन, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए आवाज उठाएं। ये उठाएं आवाज उनके लिए। यदि एक्सीडेंट होकर सड़क पे मर गया तो उसका क्या इंतजाम है सब, उसका एक्सीडेंटल बीमा है कि नहीं है, उसके बच्चे क्या वो इतने, उसकी एक जितनी एक मिनिमम वेज होती है, यानी कि न्यूनतम मजदूरी होती है, महीने का न्यूनतम वेतन, वो किस तरह से मिले उसको इंश्योर करने के लिए बात करें। तो सरकारें तो सर कर रही है ना अभी। जैसे हमारे पिछला जो सत्र हुआ था लोकसभा में, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बोला भी था कि भाई हमको ईपीएफओ और जो भी अपना बीमा योजना जो भी होती है अपने पास, ईएसआई जैसी सुविधा उनको उपलब्ध कराएंगे, और उनको मतलब कुछ ऐसा बीमा भी देंगे, अगर मान लो उनकी डेथ हो जाती है तो वो भी हम उनके लिए करेंगे। तो अभी तक तो मेरे को लग रहा है सर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है शायद। वो सवाल देखिए, एक तो इम्प्लीमेंटेशन का सवाल भी है जी, दूसरा ये भी है कि सरकार की नीयत के ऊपर भी सवाल है जी, और वो एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त है कि नहीं है उनके लिए, उससे काम चलेगा कि नहीं चलेगा। मान लीजिए मैं एक डिलीवरी बॉय हूं, तो मैं आज इस क्या है वो बिग में दे रहा हूं डिलीवरी, कल दे रहा हूं कुछ जो है, तो मेरा जो ईपीएफ है वो किस तरह से काउंट होगा सब। हमको इनके लिए एक डिजाइन बनाना पड़ेगा। सरकार इतनी गंभीर होती है, सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होती कि जानती नहीं है समस्याओं को, उसके पास बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स होते हैं सब जो है, तो वो समझ सकती, तो ये बनाते कि एक पोर्टेबल किस्म का जो इनका सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम हो, यानी कि आज यहाँ है कल दूसरी जगह, तो भी वो काम करे सब जो है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह का कि मेरा ईपीएफ कट रहा है मेरा, तो मेरा डेली जितना मैं कमा रहा हूं उसके हिसाब से कटे है। और मैंने कहीं पे जाके एक डिलीवरी देना शुरू किया, तो मेरा एनरोलमेंट हो, मेरा केवाईसी करके, सबकी तो केवाईसी करते हैं ये, उनकी केवाईसी क्यों नहीं करेंगे कि ये भाई डिलीवरी पार्टनर है, इसकी केवाईसी हो गई, ये देश में कहीं भी किसी भी ऐप पे डिलीवरी देगा तो वहां से जो कमाएगा इसके ईपीएफ में जाएगा, हाँ। और वो ट्राई पार्टी सिस्टम हो कि सरकार भी उसमें योगदान दे, प्लेटफॉर्म पे भी सेस लगाए, और इनके पास में इनके आमदनी में से भी कुछ हिस्सा ले, 1-आधा% जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो उसके लिए जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी उसकी हो जाएगी। यदि कल उसको कुछ समस्या होती है, 60 साल से ज्यादा की उम्र होती है, तो बेचारे को उसको पीएफ का पैसा मिल सकेगा। कितनी संख्या है सर इनकी आज? अभी 1 करोड़ से ऊपर है। अभी 1 करोड़ से। आने वाले 5 सालों में सर क्या? आने वाले 2030 तक उम्मीद की जाती है 2.5 करोड़ से ऊपर होंगे। 2.5 करोड़? हाँ, 35 तक जो है 5 करोड़ से ऊपर होंगे। इकोनॉमी यही होगी, अर्थव्यवस्था ही नहीं। सर अच्छे पढ़े लिखे लड़के मैं देख रहा हूँ एमबीए कर रहे हैं, बहुत, जो है बहुत पढ़ाई का खर्चा जो है इसी से निकालते हैं, रात को जो है 8 घंटे 7 घंटे वो काम करते हैं। ये बढ़ेगा, ये तो बहुत तेजी से एक्सीडेंट भी हो जा रहा है इनके लिए, मतलब कोई कंपनी की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और सरकारें भी अभी इतना सोच नहीं रही है इनके बारे में। हाँ, तो हमने अपनी किताब में उस तरह का जिक्र किया है कि किस तरह का होना चाहिए, और ये भी एक बतलाया है कि
इसके अलावा किस तरह की इकोनॉमी हो सकती है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। हम इसको बेहतर अच्छा नहीं मान रहे हैं जी, हम इसको अच्छा नहीं मान रहे हैं कि कोई ज्यादा बढ़िया है ये सब। राइट। ऐसी इकोनॉमी जो टेक्नोलॉजी का आप लोग हम लोग जो यूज करते हैं वो मालिक हो टेक्नोलॉजी के। राइट। टेक्नोलॉजी का मालिक जो है कोई मार्क जुकरबर्ग नहीं है, जी। इलन मस्क नहीं है। टेक्नोलॉजी तो हम मजदूरों ने बनाई है, राइट सर। मेहनत करने वालों ने बनाई है, सोचने वालों ने बनाई है। ये तो हमारी और आपकी शिक्षा, हमारा और आपका ज्ञान एक दिन में थोड़ी मिला है। हमें जी। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माँ बाप ने, उसने सब 4 पीढ़ी हमें, 10 पीढ़ी हमें, 20 पीढ़ी जो उन्होंने इकट्ठा किया है, इसको कहते हैं सोशल कैपिटल। हमारा ज्ञान हमारी सोशल कैपिटल है, सामाजिक पूंजी है, राइट। जो हमें हमारी पीढ़ियों से मिला है। तो इनका थोड़ी है ये जो इसकी कारोबार कर रहे हैं, तो समाज का है, समाज ने दिया। आज के बच्चे तो यही समझ रहे हैं कि यही मालिक है। नहीं तो वो ठीक है, वो खुद भी यही समझते हैं कि वही मालिक हैं, मगर ये सामाजिक ज्ञान है। यदि जो वो शिक्षा ना होती, इनोवेशन ना होते, ये स्टोन एज में पैदा हुआ होता, राइट। इलन मस्क तो हमें बतला देते कौन से वो एआई बना लेता है, ये सब जो है। राइट। यहीं से तो सीख के बना ना पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी इनकी, उसको भी समझे, उसको भी निभाएं, और सरकारें रेगुलेशन लाएं, कानून लाएं इनके लिए, जिससे इनका बचाव हो सके और इनको राहत मिल सके सब जो गिग वर्कर्स। सर, जैसे अभी हमने गिग वर्कर्स की बात करी है, तो हमने उनकी इकोनॉमी की भी बात कर ली, सोशल सिक्योरिटी की भी बात कर ली, तो सर शोषण भी तो हो रहा है इनका। तो ये शोषण के लिए, आगे शोषण के खिलाफ या शोषण के लिए आप क्या सोच रहे हैं? मतलब क्या सरकारों को करना चाहिए, या कैसे इनका शोषण हो रहा है, इस बारे में सर आप कुछ बताइए। देखिए, शोषण तो हो ही रहा है, और शोषण तो मतलब तमाम तरह की चीजें हैं। हम उसको जो है तमाम सुविधाएं दे दें, सोशल सिक्योरिटी दे दें, पेंशन दे दें, उनकी शिक्षा का इंतजाम करें, हेल्थ का करें, सब कुछ करें, मगर शोषण तो जारी रहेगा। इस सिस्टम के अंदर शोषण तो बना रहेगा। उसके लिए क्या है, अभी मौजूदा समय में कई तरह के सॉल्यूशंस हैं, समाधान है, जिसको आजमा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं आजमा रहे। हम ये कह सकते हैं कि यूरोप के कुछ हिस्सों में इस तरह का हुआ है, जैसे उबर ओला के ड्राइवर्स हैं, उन्होंने, और ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं 50 से ज्यादा, उन्होंने मिलकर के, और एक एग्जीक्यूटिव कोई निकला किसी इसी ऐप से, ऐप कंपनी से, तो वो निकला, उन्होंने मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव बना लिया, ड्राइवर्स कोऑपरेटिव जो है सब। राइट सर। और वो 95% तकरीबन उसका हिस्सा जो है, कोऑपरेटिव मतलब ऐप आधारित वो। हाँ, ऐप आधारित जो है प्लेटफॉर्म बना लिया अपना, ड्राइवर्स कोऑपरेटिव करके, और उस तरह का मिला, और मिलके जो है उसका 95% हिस्सा उन्हीं के बीच में आपस में बंटता है सब जो 95%। और उनकी कोई, मतलब हम ये कहें कि उनकी मेहनत की लूट नहीं होती उस तरीके से सब जो है। तो ये है। इसके अलावा कनाडा में एक स्टेस्की करके एक जो है 1200 आर्टिस्ट ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया। वो अपना कंटेंट, अपना डिजाइन सब वो मिलके बेचते हैं, और 90% से ऊपर आपस में बांटते हैं सब जो 95% से ऊपर। हाँ, वो आपस में बांटते हैं। यहाँ तो 10% भी नहीं मिलता सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो सारा अपना हिस्सा, वो कोई इसमें मालिक नहीं होता है। वो जो टीम है उसको चलाने देखने वाली वो है, वो भी उनके हिस्सेदार हैं, उनके साथ वाले हैं। और इस तरह की चीजें, जैसे आपने देखा होगा ये ओयो वगैरह जो है, ये होटल की बुकिंग वाले, इसी तरह का बीएनबी एक है सब जो काफी चलता है। हाँ, हिंदुस्तान में भी होटल्स बुक होते हैं, होटल्स बुक होते हैं, या रूम्स, या हाँ, रूम्स, होटल्स बुक, घर ऐसे। हाँ, उसका एक जवाब कोऑपरेटिव आ गया, एक आ गया। हाँ, यूरोप के अंदर, यूरोप में। अच्छा है, अभी वही काम हो रहा है। यहाँ वालों को तो पता ही नहीं गरीबों को क्या हो रहा है, क्या नहीं सब जो। तो वहां जो है हो रहा है फेयर बीएनबी। हाँ, ये कोऑपरेटिव है सब जो। तो उन्होंने, वो जो होटल के मालिक हैं या अपने अकोमोडेशन देते हैं, कोई गेस्ट हाउस वगैरह का है, कोई पेइंग गेस्ट का है, तो उन्होंने मिलके आपस में, वो सब साझेदार हैं, उसके हिस्सेदार हैं सब जो। अच्छा। हाँ, तो यहाँ का क्या है, हिंदुस्तान का, सरकार ने ओएनडीसी बनाया है। उसमें क्या है, सरकारी कंपनी है, और जितने अपना कोई भी प्रोडक्ट पैदा करने वाले हैं, कोई भी, चाहे वो कपड़े का बनाते हैं, चाहे वो जूते का बनाते हैं, जूता बनाते हैं, चाहे वो जो है खेत में कुछ पैदा करते हैं, उनके लिए कहने के लिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म बना करके कहा कि वो बेचेंगे यहाँ।
ये सब खेल गांव के पास में ऐप आधारित श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के पास में ऑफिस है उनका। अच्छा, बड़ा शानदार ये बनाया। और बैंक ऑफ बड़ौदा की पुरानी जो चेयरमैन है शायद, या कौन, एक महिला, उसकी सीईओ है उस ओएनडीसी की सबसे। मगर समस्या क्या है, ये उस कोऑपरेटिव जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कोऑपरेटिव जैसा? ये तो सारा तो कंट्रोल सरकार का है। और सरकार जब देखेगा चल गया, प्रॉफिट मेकिंग करने लगा, बड़ा मुनाफा कमाने लगा, कोई भी अंबानी अडानी आ जाएगा, क्या कर लेंगे हम? खरीद लेगा उस संस्थान, कोई भी खरीद लेगा। तो पॉलिसी मेकिंग में वो जो बेचने वाले हैं या उत्पादक हैं जो चीजों के, सामानों के, उनकी हिस्सेदारी ली है। ये जो मैंने आपको कोऑपरेटिव्स बताए हैं, हाँ, ये मतलब मौका है कि अच्छा भी हो सकता है इनके लिए। सरकार की नीयत के ऊपर है, सरकार की इच्छा के ऊपर है, ये दूसरे पे निर्भर है। फिर भी वो जो कोऑपरेटिव में बतलाता हूं, ये आपस में मिलके सब तय करते हैं पॉलिसी, सब जो है आपस में समन्वय बना के सब जो है पॉलिसी तय करते हैं सब। तो ये पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदारी है उन ड्राइवर्स की जो गाड़ी चलाते हैं उसके ऊपर। अच्छा। या उन होटल मालिकों की, उन गेस्ट हाउस मालिकों की जो फेयर बीएनबी का हिस्सा है, या उन आर्टिस्ट की जो कनाडा के उस ऐप का हिस्सा है। तो आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो गिग वर्कर्स हैं, हाँ, इंडिया में हो सकता है कि आने वाले समय में यही भविष्य हो जाए, होना चाहिए, वो सब लोग एक हो जाएं और अपना खुद का जो है एक प्लेटफॉर्म बना लें। हाँ, और जो आज उनको 10% प्रॉफिट मिल रहा है वो 95% पे आ जाए। हाँ, 2-3 तरह के 50% पे आ जाए। 2-3 तरह के हो सकते हैं, जैसे ग्रोसरी के अलग हो सकते हैं, ड्राइविंग वाले अलग हो सकते हैं, डिलीवरी बॉय, वो डिलीवरी ये सब जो उस तरह के अलग हो सकते हैं। ये जो फूड ऐप वाले होते हैं सब, राइट सर, जो है दूसरे जोमेटो या दूसरा स्विगी सब चल रहे हैं, ये अलग बना, इस तरह के डिलीवरी वाले अलग बना सकते हैं। तो अलग नेचर हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बनाए, सब मिलके दर्जनों बन सकते हैं सब। मगर एक सॉल्यूशन है अभी मौजूदा समय में सब। इससे क्या होगा, कम्युनिटी के पास ओनरशिप जाएगी, मालिकाना हक उन्हीं का होगा, उन्हीं के पास होगा। ये एआई का फायदा है सर, अब यहाँ पर आगे बहुत सारे एआई के बहुत फायदे हैं, एआई के बहुत फायदे हैं, बहुत देगा, कनेक्टिविटी देगा। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो बदला है आपकी आंखों के सामने और आपको पता नहीं है। जैसे हर चीज में अभी आप देखते हैं, फिल्म देखते थे सिनेमा हॉल में जाते थे, अब तो ऐप के ऊपर है ना, फोन में देख लेते हैं। हाँ, नेटफ्लिक्स में देख लो, 36 तरह देख लेते हैं, प्राइम पे देख लो, नेटफ्लिक्स पे देख लो, मालिकों के हैं वो, ये भी कोऑपरेटिव हो सकते हैं। तो वहां पे देख लो आप जो है सब, आपको जाने की जरूरत नहीं है सिनेमा हॉल के अंदर, आपको घर में बैठे हुए मिल रहा है सब। इसके अलावा आप जो है शहरों के बनने के ऊपर देखो, शहरों की बनावट जो है, पहले क्या था, इंडस्ट्रियल एज में, औद्योगिक युग में, जहां इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कारखाने हैं, या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज है, उसके चारों तरफ शहर बसते थे। राइट। अब शहर बसते हैं कनेक्टिविटी और हाईवे, जहां कनेक्टिविटी जहां शहर के बसने के लिए, बस्तियों के बसने के लिए कनेक्टिविटी सबसे जरूरी है। सड़क हो, वाईफाई भी हो, बिजली की कनेक्टिविटी हो, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह का सभी हो सब। तो देखिए किस तरह से हाईवेज के किनारे बन रहे, फैक्ट्री से दूर चले जा रहे हैं, फैक्ट्रियां गई सब जो। तो अभी फैक्ट्रियों के भी रूप बदल गए हैं सब जो, फैक्ट्रियों के सब, हमने पहले बात की थी जिस तरह से कि मशीनें सब चला रही हैं। मैं पिछले दिनों यहीं पर गया था, क्या है ये सोनीपत के पास से एक जो है ये गाड़ियों के ये जो बनते हैं सब पटे और ये सब पटा कमानी कोरियन कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन से बन रहा, बहुत बड़ी कंपनी है। आदमी घूमते फिरते दिखाई दे रहे, मशीनें पट्टा उठा रही हैं, वो मतलब मेटल आता है, उसको पिघलाना, उसको शेप देना, उसको मोड़ना, उसको रखना, लास्ट में फाइनली तय करके तैयार करके रख दिया। सारा काम वो कर रहे हैं सब जो। आदमी का काम क्या है, वो दूर बैठा हुआ उसमें कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है क्या क्या सब ठीक चल रहा है, कोई रुकावट आ गई तो उसे हटाएगा। अभी जब तक एजीआई नहीं आता वो भी चला जाएगा, नहीं एजीआई आने पे, एजीआई, हाँ। तो ये है, तो ये इस तरीके से आज प्रोडक्शन का तरीका बदल गया, प्रोडक्शन के टूल्स बदल गए, और शहरों का बनना बदल गया है, आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बदल गई है पूरी, आपका लिटरेचर बदल गया। आज ये मेरी किताब आप देख रहे हैं, हार्ड कॉपी बिक रही है अमेजोन के ऊपर, इंग्लिश वाला वर्जन इसका। यदि जो चाहूं तो इसको ई बुक बना करके ई बुक बिकेगी, इसकी कागज की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर सब।
तो सही बात है। तमाम तरह की चीजों के ऊपर ये बुनियादी तौर पे क्या है, जब जो उत्पादन के औजार बदलते हैं तो उत्पादन का तरीका बदलता है, पूरी अर्थव्यवस्था बदलती है, तो पूरा समाज बदल जाता है उस तरीके से। जी। तो वही बदलाव हम देख रहे हैं आज की तारीख। सर जैसे सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी जो ये आपकी बुक है, इसमें बदलती दुनिया है, तो बदलती दुनिया में सर मैंने इस किताब के अंदर क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, तो वो सर क्या, उसका क्या भविष्य है और वो क्या है, थोड़ा सा सर बताइए आप। असल में क्वांटम कंप्यूटिंग तो मतलब ये जो कंप्यूटर है अभी हमारा, इससे काफी आगे की चीज है क्वांटम कंप्यूटिंग, और उसके ऊपर काम भी चल रहा है अभी। जी। तो अभी पिछले दिनों में गूगल ने एक चिप बनाई थी, जी। क्वांटम चिप जो है, और इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, और दावे क्या किए जा रहे हैं, सच्चाई भी है जी। कि वो कई गुना तेज कर देगा। मान लीजिए कोई कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की आप जिसको करने में 32-35 हजार साल लगते हैं, अच्छा। उसको क्वांटम कंप्यूटर सेकंडों में कर देगा सब चीज। अच्छा। हाँ, और जब वो क्वांटम कंप्यूटर, बहुत तरह से काम चल रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर जब आएगा तो बहुत चीजें, सब आपकी हमारी शरीर की बीमारी की, हमारे अच्छा। शरीर में कितने सेल्स हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है। मान लीजिए हमारा दिमाग है तो 171 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ से ज्यादा सेल्स हैं सब एक खोपड़ी में। राइट सर। उसमें से लगभग 86 बिलियन जो है न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, राइट। और ये हमेशा आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं, और इनको समझ पाना, पढ़ पाना इतना आसान नहीं है सब। मगर क्वांटम कंप्यूटिंग होने के बाद में, क्वांटम कंप्यूटर होने के बाद इनकी फंक्शनिंग को देखा समझा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है हमारा खुशी और गम को भी तय कर सकता है वो सब। जो मान लो हम गमी में है, दुख है, तो वो उसका भी इलाज उस तरह से कर सकता है सब। अच्छा। तो उसमें काम भी चल रहे हैं अभी तमाम तरह के, और जो है पूरी तरह से दुनिया को ये बदल देगा। हमारे शरीर के अंदर जो दूसरे सेल्स हैं, जो हमारे जो जीन्स की संरचना है, बनावट है, तो कई तरह की जेनेटिक बीमारियां होती हैं। जैसे मेरे परिवार में दमे वाला जेनेटिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी जो खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वो जीनोम का टेलरिंग कर देगा, पढ़ाई करके उसको, जीनोम को समझ के जी। क्या गड़बड़ है कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चली आ रही है। अरे वाह। हाँ, तो उस तरह की टेलरिंग कर सकता है वो सब, जो है कि उसके अंदर ठीक कर सकता है उसको। और जो है आपके लीवर के सेल्स को, इसको सब पूरे शरीर में, तो पूरे चिकित्सा पे जो है वो काम करेगा। उसके और दूसरी एक पक्ष है ये इसका। ये एक पक्ष है। ये एक अच्छा, पक्ष क्वांटम है। कंप्यूटर का उसके हाँ, अलावा बहुत सारी चीजें उसके होंगी। बहुत सारी चीजें, हमारा आपस में आपस में बातचीत करना। अभी आप कह रहे थे ना चिप लगी हुई थी, और चिप से बगैर बोले बात कर लेते थे। जी। मतलब उसके बाद में यदि जो आपके न्यूरॉन्स को वो समझना, करना, सीखना, न्यूरॉन्स मैंने बताया ना सिग्नल भेजते हैं सब जी। जो, जी। तो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल जो है। और गैलियल दूसरा एक 85 बिलियन से अलग होते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं पूरे सिस्टम को। जी। तो वो होगा, तो जो आपने पढ़ा होगा किस्से कहानियों में कभी, कि दो ऋषि मुनि आपस में ऐसे ही बात कर लेते थे, दूर से बैठ के टेलीपैथी कर लेते थे। उस तरह की महाभारत में जो संजय ने दिखाया, मतलब संजय दिखाए, कोई भी दिखाए, हाँ मतलब है सर, कुछ सच तो हो ही रहा है सर, आ रहा है तब निकल के ना। टेलीपैथी कर लेते थे जी। तो ये मतलब उस तरह से कुछ होगा, आपकी जो चेतना को समझ पाएगा, बात कर पाएगा, कुछ ही होगा। बहुत सारी चीजें अभी कल्पना है कि ये हो सकता है, वैज्ञानिकों का मानना है। और मतलब बाकी किताब में पढ़ेंगे आप ठीक से तो पता लगेगा किस तरह से काम हो रहा है, और कितनी, मैंने उसमें कैलकुलेशंस भी दी हैं जो अभी अचीव हुई है। अच्छा, जो नई चीजें गूगल ने जो हो चुकी है, गूगल ने जो एक विलो चिप बनाया है, विलो चिप, हाँ वो विलो चिप जो विलो है, चिप, हाँ वो क्वांटम विलो चिप जो है, उसने करके दिखाया है कितनी कैलकुलेशन जो है सब। अच्छा। वो दिया है। और भी बहुत जो है उससे क्या हो सकता है जब एआई के अंदर क्वांटम का इस्तेमाल होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग का, तो किस तरह से पूरी दुनिया का नजारा बदल देगा सब जो है। हमें लगेगा ही नहीं पहचानी हुई दुनिया है सब। जैसे अभी कोई दिल्ली में आता है ना, 20 साल पहले आया होगा,
पहचानने से पहचान नहीं पाता दिल्ली को, जो कैसी बदल दिल्ली गई बदल गई। या बहुत दूसरे शहरों को सब जो है कि किस तरह का बदल गया है सब जो है। तो उसी तरह से पूरी दुनिया उसी तरह से बदल जाएगी। और ये जो पहले बीच में बात हुई थी कि एक के पास कम इंफॉर्मेशन दूसरे के पास ज्यादा, तो फर्क है, दोनों में भेद रहता है सब जो है। छोटा बड़ा हो गया, कम ज्ञानी ज्यादा ज्ञानी हो गया, वो सब खेल खत्म, सब बराबर हो जाएंगे, बराबर होगा सब जो। सबको तो मशीन से ज्ञान लेना है सब जो। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आप सर हमारे इस शो पर आए और आपने इतनी अच्छी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताया। और आपको सर इस किताब के लिए भी बहुत बहुत जो है बधाई सर। और आपकी किताब सर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और समझें कि भविष्य जो है, भविष्य किस तरीके से बदलने वाला है। तो सर हम आपको इस बुक के साथ जो है एक शुभकामनाएं भी देते हैं और आपकी बुक जो है ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। आप हमारे शो पे आए, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।